जैसे कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, ऐसे ही इनकम टैक्स की उलझनों से बचने के लिए, इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए इसके नियमों की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हम लेकर आते हैं अपना खास शो टैक्स गुरु, और इस बार हमारे खास मेहमान है इस शो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके हर उलझनों का काफी आसान भाषा में जवाब देते हैं। इनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले आइए जानते हैं कि इस शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का आ गया है विकल्प। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए होगा बेहतर। टैक्स रिफंड या पिछले रिटर्न की गलतियों को सुधारने के लिए आपके पास है एक आखिरी मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई चिट्ठी का कैसे दे बेहतर जवाब। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड अनाज पर जीएसटी कैसे लगता है और कैसे चुकाए जीएसटी। इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे अपने इस शो में। लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हम में, आप में, हर किसी के पास आपके एचआर डिपार्टमेंट से एक ईमेल आ गया होगा अब तक, या फिर आने वाला होगा कि आप बता दीजिए कि भाई कि आप अगले साल कौन से इनकम टैक्स के सिस्टम में रहने वाले हैं। नए स्लैब में रहने वाले हैं जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, या फिर पुराने स्लैब में रहने वाले थे। जब ये स्लैब की घोषणा हुई थी तो काफी ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन लोग भूल गए। अब जब बारी आई है अपने एचआर डिपार्टमेंट को बताने की, तो हर कोई टेंशन में है कि आखिर कैसे चुने कि नया स्लैब कौन बेहतर है या पुराना स्लैब बेहतर है। हमारे पास कई सारे ईमेल आए, कई फोन कॉल्स आए, ट्विटर पर कई सारे लोगों ने सवाल पूछा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम सबसे पहले शो की शुरुआत इसी से करें। कोहली साहब, मुझे ये बताइए कि मोटे मोटे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब हम नए टैक्स स्लैब सिस्टम या फिर पुराने टैक्स स्लैब सिस्टम में से किसी एक को चुनने जा रहे हैं। तो जाएं कहाँ शुरू हो गया है कि भाई अब इस स्लैब में रहे या उस स्लैब में रहे। देखिए, जब नया स्लैब लाया गया तो उसको सिंप्लीफाई करके लाया गया, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में लाया गया कि ये सब आपके लिए एक आसान प्रक्रिया खड़ी कर दी जा रही है। आप अपनी जो डिडक्शंस लेते थे, जो दुनिया भर की डिडक्शन थी, 80 फैमिली की थी चैप्टर 6A में, हाउस रेंट अलाउंस था, हाउसिंग लोन था, वगैरह वगैरह, साहब उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो हम आपको एक सिंपल विकल्प दे देते हैं कि 2.5 लाख से आपका शुरू होगा, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख, और इस तरीके से आगे 15 लाख तक के लिए स्लैब बने। पर शर्त रख दी गई कि आप अपनी डिडक्शंस जो लेते हैं उसको छोड़ दीजिए। और साथ में लक्ष्मण ये भी बता दिया गया, जैसा आपने कहा कि साहब मर्जी है आपकी, आप शुरू में डिक्लेयर कर दीजिए आपके लिए क्या फायदेमंद है। यही नहीं लक्ष्मण, इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स फाइलिंग की जो जब आप लॉग इन करते हैं, वहां पर एक टैक्स कैलकुलेटर भी लगा दिया गया है। देखिए, हम तो टैक्स गुरु में लोगों के सवाल के जवाब देंगे ही, पर अगर कुछ लोग उसको ऑनलाइन जाके चेक करना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी इनकम डालिए, वो आपको बता देगा कि यहां जाए कि वहां जाए, कौन सा आपके लिए ठीक है, उसमें से निकल के आ जाएगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। पर ध्यान, हालांकि मैं चाहूंगा कि छोटे से संक्षिप्त में एक चीज बता दीजिए शरद कोहली साहब कि आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो नए स्लैब सिस्टम में भी आप इस छूट ले सकते हैं, अगर संक्षिप्त में मुझे बता सके दर्शकों को। तो देखिए, नए स्लैब में तो बहुत ही सीमित है। अगर 80CCD जो कि एनपीएस का बेनिफिट मिलता था, तो 80CCD2 के अंतर्गत जो वही छोड़ दिया गया है। बाकी उसके अलावा सबका सब आपके हाथ से ले लिया गया। ATC, LIC, NSC, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फी, जो भी डिडक्शंस थी चैप्टर 6A में, सिवाय 80CCD के बाकी वो सब ले ली गई हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको चूज करते टाइम कि आप जाएं तो जाएं कहां। एक सवाल मेरे पास ये है कि मान लिया जाए किसी शख्स का पिछले कारोबारी साल का पिछले सिस्टम के हिसाब से जाहिर तौर पे TDS कट गया है। अब अगर नए सिस्टम में वो चेंज होकर के जाता है तो पिछले सिस्टम का TDS रिफंड क्लेम कर सकता है कि नहीं हो? जी हाँ, बिल्कुल। पिछला दोनों साल लक्ष्मण अलग अलग है। पिछले साल का अलग क्लेम होगा। इस साल का तो शुरुआत ही 1 अप्रैल से हो रही है। इसकी रिटर्न हम दर्शकों को याद दिला दें, कहीं कोई भूल ना हो गया, और इसकी रिटर्न तो अगले साल फाइल होगी। पिछले साल का आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक और आखिरी सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ मेरे पास ये है कि हमारे कई सारे दर्शक हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस की आमदनी है। तो एक बात तो साफ कर दी गई थी कि बिजनेस से अगर आपकी आय है तो आप नए टैक्स स्लैब सिस्टम को नहीं चुन सकते हैं। लेकिन अगर इनकम शेयर बाजार से आमदनी है, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो उनके लिए क्या वो नए टैक्स स्लैब सिस्टम को चुन सकते हैं?
देखिए शेयर बाजार में भी लक्ष्मण दो तरीके की होती है, कुछ बिजनेस इनकम आती है, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं। तो जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं वहां आपकी बात जायज है, पर जो लोग बिजनेस इनकम में नहीं डिक्लेयर करते हैं उनके लिए ऑप्शन रह जाएगी। उनके लिए ऑप्शन रह जाएगी। चलिए, मुझे लगता है काफी काम की बात आपने बताई, लेकिन कई सारे स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। दिल्ली से सौरभ जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। अभी मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अभी 31 मार्च तक जो है मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट करने थे। बट अभी जबकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से मैं अपने सीए को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब मुझे लॉकडाउन के बाद जो ऑप्शन है टैक्स लैब का, वो न्यू रेजाइम में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा क्या, अगर मैं पुराने पे अभी करता हूँ तो? सौरभ, अब आपका ऑप्शन भी लॉकडाउन हो गया है लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें प्रावधान ही ऐसा है। कोई ये नहीं कि लॉकडाउन के अंदर ऐसा नियम है, वैसे ही उसमें प्रावधान यह है कि एक दफे जो आपने डिक्लेरेशन दे दी, अगर आपने नए रिजीम की दे दी, तो फिर वो पूरे वर्ष नए रिजीम की ही चलती रहेगी। फिर आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं। अब बीच में तो सौरभ जो हो गया सो हो गया, चलने दीजिए इसको ऐसे ही। रिटर्न फाइलिंग का इंतजार कीजिए, देखिएगा आपके लिए जो फायदेमंद हो उस टाइम आप चेंज कर दीजिएगा। तो आपके पास अभी समय है विकल्प चुनने के लिए। अगला ईमेल आया है अहमदाबाद से चंद्रशेखर जी का। ये दरअसल सीनियर सिटीजन है और सालाना ब्याज से आमदनी इनको 12 लाख रुपए होती है। अब ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, नए टैक्स सिस्टम में जाएं या पुराने में जाएं? तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद है। लक्ष्मण, मुझे इजाजत दें आप, तो मैं चंद्रशेखर जी की तरफ से 2 लाइनें बोल दूं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं। देखिए, वित्त मंत्री जी ने भी यही बोला था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं। इन्वेस्टमेंट ना करके मैं कुछ कैश बचाता हूं, तभी तो मैं नए स्लैब के गुण गाता हूं। बहुत ही बेहतर आपने फरमाया। मुझे लगता है हर टैक्स पेयर्स के लिए ये ब्रह्म वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए। अगले